with me, and in Kolkata we had a SHG meeting, which went very well, and I have seen feedback video from Sanjay, from Rajat, and from Arjun also. Thank you very much. And I've also seen the roadmap videos from some of you, which also is very good. I think it's a good exercise to sometimes stop and think loosely about future, not very concretely, but loosely, kind of daydreaming. ये आंखों से सपने देख रहे हो कि हमारी जिंदगी में 10 साल बाद क्या हो सकता है, काश ऐसा हो तो कैसा हो, वगैरह वगैरह। ओके, सो ओवर टू ऑल ऑफ यू। क्या क्या आप लोग जो कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, बी टोटली फ्रैंक एंड शेयर वट एवर यू वांट टू शेयर, स्टार्टिंग विद रजत, बीइंग द यंगेस्ट गाय अराउंड। हाँ रजत, आप क्या शेयर करना चाहते हैं, बताइए। राहुल सबसे का भी पहले तो स्वागत है। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो सर आपका एंड सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आ, हम्म सर काफी सारा है मतलब शेयर करने को तो, बट एक मतलब कितने टाइम तक हम शेयर कर सकते हैं सर, इस 3 मिनट या मतलब। मेक इट ब्रीफ, लाइक 2 मिनट्स, क्योंकि देन आई ओके। विल कम बैक अगेन टू यू। बार बार ओके। मौका मिलेगा आपको, तो भी ओके। छोटा सा इनपुट। यहाँ तो सर मैं जो टीओपीजी कोर्स के बारे में फीडबैक देना चाहूँगा। तो वो ये था कि मैंने इससे काफी सारी चीजें ईशो आराम सीखी, से जैसे कि लग जाएगी इसको। सॉरी सर, सॉरी। जैसे कि अ, ज, ज, जैसे कि एक एग्जांपल, जो मेरे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे वो यहाँ पर थे, 3 4 चीजों को। एक तो है कि अपनी इमोशनल रिएक्टिविटी को कम करना, और यस। रिएक्टिविटी, इमोशनल, बॉडी, मेंटल। तो इन चीजों के लिए जो हेल्प थी वो मेरे को डेली वीडियो चैलेंज प्रैक्टिस, इसने ठीक, हेल्प आई वांट की। टू स्टॉप यू, आई वांट टू स्टॉप यू हियर रजत। मैं आई वांट एवरीवन टू डिस्कस एंड टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिएक्टिविटी। इमोशनल रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो आई वांट एवरीवन टू थिंक ए लिटिल बिट अबाउट इट एंड शेयर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल रिएक्टिविटी। ये क्या होती है, कैसे प्रकट होती है, इससे क्या समस्याएं होती हैं, और इसके क्या विकल्प हैं। इमोशनल रिएक्टिविटी, रजत ये बता रहे हैं कि उनको अपनी इमोशनल रिएक्टिविटी को के ऊपर कंट्रोल हासिल हुआ है इस टीओपीजी प्रोग्राम में। मगर पहली बात सवाल ये है कि आखिर इमोशनल रिएक्टिविटी क्या होती है, हाउ डज इट इम्पैक्ट अवर लाइफ ऑन ए डे टू डे बेसिस। एनीवन हु वांट्स टू टॉक अबाउट इमोशनल रिएक्टिविटी, ये क्या चीज़ है ये। लेट अस स्टार्ट विद ध्रुव। ध्रुव, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशनल रिएक्टिविटी। Okay, yeah, first of all, namaste everybody. Hi, hope you guys sab log theek hai. So my understanding of emotional reactivity is that it's something that, like, basically any kind of stimulus that happens. It could be stammering, it could be anything. We are either sometimes drawn to that thing. So like there's craving, for example, like we've learned in Vipassana, or there's aversion to that object, or neutral can also be there. But especially when we are drawn to something, or we feel like we want something, or we are averse to it, we like see something that's dirty or whatever that we don't like, then at that point in time there is a reaction that happens. And that emotional reaction could, now, does the thought happen first and then the sensation, or sensation happen first then the thought, or both of them build on each other? I'm not sure, but yeah, it becomes a cycle then, that we think I don't want this, and then we feel that in our body and we have that reaction. So I think if we can become more aware of the thought and the feeling in the body, and then just accept it, okay, it's happening now, I don't need to fight it, I can accept this feeling, and then consciously make a decision about what choice do I have now. Yeah. थैंक यू ध्रुव, थैंक यू, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। राहुल से भी थोड़ा पूछ लें। राहुल, आप क्या समझते हैं
इमोशनल रिएक्टिविटी के बारे में? सर एक्चुअली में मेरे को अभी तक जो 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 जो, जो है इसके बारे में अभी तक मैं साफ नहीं हो तो इससे अच्छा आप अगर मुझे आखिरी में रखेंगे तो मैं ठीक है, अच्छे से ठीक बता है, पाऊंगा। ठीक है। सागर, सागर, क्या आपने सुना है ये वर्ड इमोशनल रिएक्टिविटी? क्या मतलब होगा इसका, सागर? Sir, according to like my own opinion, I think emotional reactivity is something if someone asks you something, the way you react while speaking or the way you think, this can be the emotional reactivity. राइट, सो आई विल फर्दर एक्सप्लेन दिस। इमोशनल रिएक्टिविटी का मतलब ये है कि देयर इज ए इम्पल्स and in response to that impulse you lose your awareness, you lose your objectivity, you lose your presence of mind, सब कुछ गायब हो जाता है and you immediately react in a very predictable fashion. तो emotional reactivity का मैं एक example देना चाहता हूँ. First I'll give you example where emotional reactivity is 0 and second example will जहाँ पे emotional reactivity is 100%. So 0 वाला example है, suppose I ask संजय ओझा, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1, 2 या 3? So in response to this question, his emotions are not getting activated, but his presence of mind is getting activated, and he's thinking and saying ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ओजोन में जरूर 3 होंगे, 3 molecules, right? But suppose if I'm his boss and if I ask him not about ozone, but suppose I ask him, do you stammer? Now his emotional reactivity will overtake him. Now immediately his mind will start thinking, before answering, start thinking, oh my God, he has noticed. Oh my God, maybe he will not give me the promotion. Maybe this is the reason why he did not give me that responsibility last week of talking to the overseas customers. तो ये इमोशनल रिएक्टिविटी हो रही है. सिंपल सवाल है एंड द सवाल इज ऑलमोस्ट कॉम्परेबल टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं. इन द सेम वे somebody has asked me, do you stammer? I can react in the same way, in a very objective way. I can think and say yes. But यहाँ पे क्या हो रहा है, because there is a back story, there is a past, there is a whole past there, हकलाने को लेके बचपन के बहुत सारे अनुभव हैं और बहुत सारे अनडाइजेस्टेड अनुभव हैं, यानी एक्सपीरियंसेस विच हैव नॉट बीन एबल टू रैशनलाइज, जस्टिफाई, डाइजेस्ट, एंड सो देयरफॉर वो सारा अतीत मेरे पर हावी हो जाता है और मैं इमोशनली रिएक्ट करता हूँ. When you react with lot of emotions and nil objectivity and nil presence of mind, that is emotional reactivity. It's almost like somebody is pressing your buttons because he or she knows how you would react, and that is what they want you to do. As children, we all have been through this, कि when two kids fight and the एक बच्चा जो है वो आपको नहीं हरा पा रहा है तो वो कहेगा, इसका मुंह देखो, जब अपना नाम बोलता है इसका मुंह कैसा हो जाता है. ठीक है, he will say something mean like this and you immediately react. So that is what emotional reactivity is all about. So emotional reactivity is manifested not only in your physical response कि नहीं कौन बोलता है मैं हकलाता हूं, मैं तो नहीं हकलाता. ये सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जो सब कुछ दिमाग में उस समय होता है, उस घड़ी जो आपके दिमाग में हजारों जो प्रोसेस शुरू हो जाती हैं, वो इमोशनल रिएक्टिविटी का एक काफी बड़ा हिस्सा है. The moment somebody talks about stammering, maybe they're not talking about your stammering. Maybe they have watched a movie and they say, Abbe, in that movie, yaar, he played the role of a stammerer. They're not talking about you. They don't even know whether you stammer or not. But the word stammering starts an emotional chain reaction. Have they noticed my stammering? Are they judging me? What do they think of me now when they know about my stammering? ये सारे जो दिमाग में चलने शुरू हो जाते हैं, ये इमोशनल रिएक्टिविटी है. और रजत इसी की बात कर रहे हैं
कि TOPG में he has developed a little bit of understanding about his own emotional reactivity. So first, understanding that we are emotionally very labile, very reactive, and then doing something about it. That was one of the purposes of TOPG, to develop this insight. एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, किसी ने कहा है कि between impulse and reaction there is a gap, and in that gap lies your freedom. अगर वो गैप ना हो तो हम में और एक कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ते को तुम हड्डी दिखाओ, उसके मुंह से लार टपकने लगती है। ही कैनॉट चेंज दैट बिहेवियर, है ना। अगर आप बिल्ली को कुत्ते को खाना दिखाएंगे तो उसके मुंह से एकदम लार बहना शुरू हो जाता है क्योंकि उनके इम्पल्स और रिएक्शन में कोई गैप नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है उनके पास। और हम जब वैसे बिहेव करते हैं, इफ समबडी सेज डू यू स्टैमर, and then if we overreact or underreact or feel hurt, then we also are behaving like that dog or cat. Absolute lack of freedom between impulse and reaction. So somebody has said that between impulse and reaction there's a fraction of a second, and in that fraction of second lies your freedom to act and behave like a human being. तो जब भी कभी ऐसा होता है तो आपको एक पल को रोकना चाहिए, अपने आप को सोचना चाहिए कि अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। वाई एम आई फीलिंग हर्ट, वाई एम आई फीलिंग डिस्क्रिमिनेटेड। इसके बजाय मैं और क्या कर सकता हूँ? क्या मैं स्माइल कर सकता हूँ? क्या मैं सिंपली कह सकता हूँ या आई स्टैमर? तो ये सारे ऑप्शंस आपके आपके सामने हैं, बट ये आप तभी यूज कर पाएंगे व्हेन यू आर वेरी अलाइव एंड प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो अब तक की बात समझ में, राहुल आपको समझ में आ गया अब ये बात, जरा अपने शब्दों में बताएंगे? सर यस सर, सबसे पहले तो गुड इवनिंग सर, और देर से आने के लिए माफी सर। तो एक्चुअली में सर ये चीज़ तो ठीक है कि हम जो है हर चीज़, मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो मैं हर चीज़ को स्टैमरिंग से जोड़ रहा था कि उसने अगर ऐसा बोला है तो उसने क्या इसलिए कि मुझे स्टैमरिंग है। तो हर चीज़ को कहीं ना कहीं स्टैमरिंग से जोड़ के लेना भी जो जो है वो उसका कहीं ना कहीं ये इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है सर। ठीक कह रहे हैं, यही इमोशनल रिएक्टिविटी है। तो कोई और इस बारे में और शेयर करना चाहेगा, पर्सनल एग्जांपल्स ऑफ इमोशनल रिएक्टिविटी? संजय ने हैंड रेज किया। संजय बताइए, संजय ओझा, हाँ, एक दो उदाहरण दीजिए। सर, मतलब मेरे केस में कि जब मुझे स्टैमरिंग होती थी तो सर मैं देखता था मेरे पुराने इंसिडेंट्स हैं कुछ, वो ट्रिगर हो होते थे और मेरी सेल्फ टॉक एकदम है ना, हाइपर रिएक्टिविटी, मतलब इसने ऐसे बोल दिया, ये ऐसे देख रहा था, या ये हंस गया। तो मुझे लगता है कि जब हम अपने थॉट को ऑब्जर्व करते हैं जो सेल्फ टॉक चल रही है और उसके साथ इंडल्ज ना हो, केवल बस उसे सुन ले, तो वो भी काफी हेल्प करती है। और वॉलेंट्री स्टैमरिंग ने तो मेरी इसमें काफी हेल्प की। एकदम सही बताया संजय आपने, थैंक यू सो मच। तो अब मैं वापस आता हूँ रजत के पास। रजत, अब आप बताइए कि आपकी इमोशनल रिएक्टिविटी कैसे कम हुई, क्या समझा आपने उसके बारे में, क्योंकि आप ही ने शुरू किया था ये इमोशनल रिएक्टिविटी वाली बातचीत। जरूर सर। अ, आपको आवाज आ रही है सर सभी को? हाँ। या तो सर, इमोशनल रिएक्टिविटी ऐसे थी कि मैं जैसे कहीं पर ट्रेवल कर रहा हूँ या किसी से वार्तालाप हुई या किसी जिसको इतनी अवेयर नहीं है, अशिक्षित है। अब मैं जब ये कोर्स कर रहा हूँ, ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं रिपीटेडली ऐसी सिचुएशन है कि मैं ब्लॉक में चला गया, अब उसने मेरे पर हंस दिया, वो मेरी किसी के सामने नकल कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट होते हैं वो अपने आप को हर्ट करते हैं, जो पहले के होते हैं।
तो अब इस केस में है कि अपने आप को समझाना या फिर उसको समझाना, एजुकेटेड करना। यदि वो समझ जाए तो अच्छा है, और नहीं समझे तो फिर हमें वहाँ पे फिर मूव ऑन करना चाहिए। तो ये चीजें मैंने सीखी है। पहले किसी ने ना बोल दिया तो वो एक हर्ट करता था कि मतलब इसके लिए स्टेमरिंग के रिगार्डिंग या किसी ये चीज के रिगार्डिंग किसी ने मेरी बात को सुना नहीं, वो अपने काम में ही लग रहा है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे इमोशन को छू रही थी, वहां पे इस कोर्स ने मेरे को काफी कम किया है। इन दो इन यहाँ पर दो चीजों का रोल रहा सर। वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड रजत, बहुत अच्छा बताया आपने कि इस टीओपीजी का एक फर्क आपके ऊपर ये पड़ा। थैंक यू सो मच। नाउ लेट मी गो टू अर्जुन। अर्जुन, कोई उदाहरण शेयर करना चाहेंगे आप इमोशनल रिएक्टिविटी के बारे में? Sir, yes, sir. Earlier, sir, when anyone would point out my stammer, or earlier I would not even share with anyone, but even if they were not talking about me, I would assume that they are talking about me. But now that I'm more open about it, and I discuss even with my colleagues as well. So sometimes when I'm dictating, and sometimes my colleagues or my typist ask me, "Oh, sir, I think you are having some difficulty on this word. You don't stammer on all the words, but a few words, right, sir?" And now I'm able to reply very joyfully without feeling any sort of emotional reactivity or contraction within myself. I am able to talk to them and tell them, yes, possibly, yes. I think there are a few words which have been there from a long time. So that will take some more time to get used to, but I don't mind, and I enjoy discussing about my stammering now. So that there is no offense taken anymore. Right. So what are couple of the things which have helped you on this journey of becoming free of emotional reactivity? Sir, I think one thing that has really helped me the most is doing those stammering interviews. That is one activity which has significantly changed my perspective about how people view our stammering. That was a eye opener for me, sir. And doing this stranger talks as well, especially in our Sunday self-help group meetings. Meeting. Later. Sir, I'm so sorry. So, want to say hi to Your everybody? child. Hello. Okay. How are you? How are you? Hello. How are you? So, yes, sir. I mean, getting to know about stammering more, doing those Yes. interviews, and Yes. going out, reaching out to more people and talking to them, getting their views about stammering has made me realize that nobody has the time to keep thinking about our stammering, Yes. and nobody is worried about that. Yes. So, I mean, it's a misconception in our own mind, which has been there from a very long time. Those are the two activities which have really helped me a lot in reducing that emotional reactivity and getting more clarity, and not clouded by my own repetitive thoughts. Very true. Thank you, Dr. Arjun. Thank you so much. Dhruv, would you like to add something to this? Arjun has sort of highlighted importance of these couple of things like conducting stammering interviews with strangers, with relatives. And second was attending SAG meetings and being open about stammering, talking about it. Anything else you would like to add to this process where we become less reactive? I
I think one of the things that's helped me is meditation in a way. So becoming more mindful. And then also like just like on a daily basis when you're having a conversation even like this, being aware of um like am I trying right now not to stammer? Is something inside me saying don't stammer right now? And if some and if you are kind of like telling yourself that subconsciously, well, why are you saying that? Is it because you're afraid of, yeah, what is the fear? What's the underlying fear? Um, and then perhaps addressing that. So like through voluntary stammering or through disclosure, advertising that, so addressing that fear head on. But yeah, just kind of like being aware in every situation. Am I trying to hide my stammer? Am I okay showing my stammering? And if so, prove it. Do some voluntary stammering in this situation and see what happens. Very true. Yeah. I think you're totally right, Dhruv, that we can change only those thoughts. We can change only those thoughts of which we are consciously aware. So if 99% of your thoughts are under the radar, and if they do not come into your awareness, then you can't do very much about them. You can't change those thoughts, right? And so therefore some kind of meditative practice or some kind of reflection, like journal writing, meditation, vipassana, anything, these kind of things are the things which make you more aware of your thoughts. And when people start meditation, sometimes they say that I am getting all the horrible thoughts now. I didn't know that I'm such an evil man. So the reason is only this, that they are same people, but now they are becoming more aware of their thoughts. And so therefore they are a little surprised. How can I think like this, right? So meditation is the exercise to make you more aware of your own thoughts. It makes you more aware of your self-talk. Self-talk also is one very damaging thing, but we are not aware of that. Day in and day out, we are abusing ourselves, but we are not aware. And that is why we are not able to change it. So we can change only those thoughts of which we are aware. And that is why emotional reactivity can be dealt with uh, by having a regular meditative ritual or practice, or some reflective practice like journal writing. So Rajat has done a lot of journal writing. And I think we can ask him about that also. So Rajat, how does journal writing has helped you? पहले तो ये बताना तुम कितने पेजेस भर चुके हो? How many pages have you completed? सर मैं बात करूं तो जर्नल की तो मैं पेजेस तो नहीं गिने, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये गूगल डॉक्यूमेंट में ये जर्नलिंग की थी, तो इससे पहले मैंने कभी नहीं की। तो इससे कि काफी सारी चीजें मैं सीखी फिर इस जर्नल में सर। ये था कि मैंने जब से आपने बोला था, तो आपने बोला था कि ऑप्शनल है बट इसको करना है। और मेरे जो माइंडसेट था इस पीओपीजी कोर्स को लेकर, वो पहले से ये था कि मैं एक न्यू पार्टिसिपेंट की तरह मैं इसमें जाऊंगा, और जितना सिखाएंगे और मैं उतना सीखूंगा। तो जो भी होमवर्क होगा या टास्क होंगे मैं उस सारे को कंप्लीट करूंगा। तो जर्नल लिखने में स्टेमिनिंग के जो एक्सपीरियंस होते थे उनको लिखता था पहले। तो काफी बार गैप भी आया, बट चीजों को लिखने से और जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए होते हैं कि आपने क्या किया वहां पे, आपने आज ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरी स्टेमिनिंग पर, उसको आपने लिखा। तो लिखने के बाद में उसको और उसके बारे में थिंकिंग करने को मिलता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो काफी सारी चीजें होती हैं, हम कैसे थिंक करते हैं। लिखते हैं तो कैसे वर्ड्स का चूज करते हैं, मतलब काफी सारी चीजों को अपन इसमें सीखते हैं। और और सर इसने माइंडसेट, थिंकिंग, अपने बिहेवियर, अपने थॉट्स को काफी हद तक प्रभावित ये करता है। और जब हम ट्रैक करता है एक तरह से, ये ना करने से करना। जैसे यदि मैं 7 दिन से या 4 दिन से लिख रहा हूँ कि डेली प्रैक्टिस की, डेली प्रैक्टिस की, डेली प्रैक्टिस की, यदि मैं ये नहीं नहीं लिखता
तो मुझे अवेलेबल नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा था। बट जब मेरे को मालूम चला, फिर अपन इसमें चेंजेस करते हैं तो कुछ चैलेंजिंग भी होता है। तो जर्नल नोट्स मतलब मेरे को काफी हेल्प किया सर इसमें। Thank you, Rajat. Thank you so much. So this is one thing I wanted to highlight, that documentation, meditation, mindfulness, being more aware, ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं कि उनको हम किसी हैकिंग फॉर्मूला में डाल दें। हैक योर स्टैमरिंग, हैक योर कॉन्शियसनेस इन 7 days. So these things cannot be converted into some kind of formula, 7 days or 2-week formula. This is the problem. This is why many young people who think that the way everything can be hacked, why can't we hack stammering? Why can't we hack negative self-talk? Why can't I hack confidence? Why can't I hack good communication? This is the problem, because all these complex issues are interrelated, and you cannot address one without addressing the other, and all these things take a lot of time. तो इसका मतलब ये है, we have to commit ourselves for a long haul if we really want to change the way we talk, the way we think, the way we deal with the world, the way we live. अगर ये हमें करना है तो हमें लॉन्ग हॉल के लिए तैयार होना है. We cannot come with this kind of mindset that I'll join TOPG or I'll join this therapist or that therapist, and I will hack my way in 7 days, or I will just master these 7 principles and I'll go through this very easily and very quickly. Unfortunately, it doesn't work that way. So we have to be, we have to commit to a long-term goal, and to a change which is deep-rooted, not a superficial change. It's not like learning how to speak English. It's more than that. So thank you so much, Rajat. बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें सुन के. तो मोटा मोटा हमने एक बात अब तक ये समझ ली कि स्टैमरिंग माइंडसेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्टैमरिंग रिएक्टिविटी, इमोशनल रिएक्टिविटी. सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी वेल, and somebody casually asks you, do you stammer? And that one question trips you, and you land in the square one. जहाँ से तुमने जर्नी शुरू किया था तुम वहीं पहुंच जाते हो, because you are emotionally totally demolished. Mind immediately starts say कि इतना छिपाया मैंने, सब बेकार हो गया. देखो इस बंदे को पता चल गया कि मैं हकलाता हूँ, कोई फायदा नहीं कुछ भी करने का. देखो इतना छिपा रहा था मैं, फिर भी से पता चल गया. तो ये प्रॉब्लम है कि हम इमोशनल रिएक्टिविटी को अगर हमें जड़ से दूर करना है तो वी हैव टू डू अवर होमवर्क ग्राउंड्स अप. जैसे कहते हैं ना कि यू कैनॉट बिल्ड ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टॉप डाउन. यू हैव टू बिल्ड इट ग्राउंड्स अप. तो पहले फाउंडेशन डालना है, फिर धीरे 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 देन यू कैन हैव ए 26 story हाई बिल्डिंग. So okay, so now let me invite संजय कुशवाहा. संजय, आपने क्या पाया इस TOPG कोर्स में? आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, क्या बदलाव अपने अंदर महसूस कर रहे हैं? ओवर टू संजय कुशवाहा. हाँ हाँ. हेलो सर, Yeah. am I audible? Yes, you're audible. Yes sir. So like इस TOPG से फर्स्ट थिंग जो मैंने सीखी कि लाइक काफी टेक्निक्स को सीखा, एंड ये सीखा कि टेक्निक्स के अलावा भी लाइक जैसे आपने बताया कि इमोशनल रिएक्टिविटी पर ध्यान देना है, और स्टैमिंग इंटरव्यूज, एंड लास्ट वीक्स में ना, लाइक इस वीक में और लास्ट वीक में तीसरा में एक बंदा है पवन नाम का. तो हम दोनों ने साथ में मेट्रो स्पीकिंग स्टार्ट की. लाइक आई थिंक अभी मुझे लाइक लास्ट वीक पूरा वीक हमने मेट्रो स्पीकिंग किया,
और आज भी मैंने मेट्रो स्पीकिंग किया था। सो मैंने लाइक हम दोनों ने आइडेंटिफाई किया कि जब हम अकेले होते हैं तो हम फ्लुएंट बात करते हैं, बोलते हैं, बट जब मेट्रो में बोलने में जाता हूँ उस टाइम थोड़ी सी मुझे स्ट्रेस होती है और मैं थोड़ा सा ब्लॉक में ज्यादा जाता हूँ। और वहीं पर जब मैं अननोन लोगों के सामने बात करता हूँ तो उस टाइम डिपेंड करता है, अगर मेरा फ्रेंड है तो मुझे ब्लॉक कम आते हैं, और, और लाइक वैसे अननोन है थोड़े ब्लॉक मुझे ज्यादा आते हैं। तो मीन्स अभी जब आप इमोशनल रिएक्टिविटी की बता रहे थे तो मैंने वो कनेक्ट किया कि मेरी जो इमोशनल रिएक्टिविटी है वो उस पर डिपेंड करता है कि मैं कितना इमोशनली फ्री हूँ और कितना स्ट्रेस हूँ। वो मेरी स्टैमिना को बढ़ाता घटाता है। तो या यही मेरी तरफ से था लाइक यस। और जो आपने पूछा कि क्या 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 चीज सीखा मैंने, कि ये कि स्टैमरिंग को मैनेज करने के लिए सिर्फ टेक्निक ही नहीं, इसके अलावा काफी चीजों पर फोकस करना, लाइक मेरा थॉट प्रोसेस टाइम क्या है, इमोशंस क्या है, और काफी चीजों को मुझे देखना होगा देन मैं इसे मैनेज। तो मेट्रो में अब में कितनी बार जाने का प्लान है आपका, हफ्ते में या महीने में? अभी तो लाइक नहीं नहीं, अभी तो ऐसा है कि हम हफ्ते में 5-6 दिन जाते हैं। लाइक पिछले वीक अच्छा। मैं पूरे वीक गया था, सिर्फ हाँ, संडे को नहीं गया था मैं। और इस वीक हम आज गए थे, तो हमारा प्लान ये है कि एक दिन की लीव लेंगे, बाकी 6 दिन मेट्रो स्पीकिंग करेंगे। तो जो मेरा वेरी। फर्स्ट डे था जब मैंने स्टार्ट किया था और आज, मुझे काफी चेंजेस दिखा कि मैं थोड़ा सा अपने आप को रोक पा रहा हूँ और बाउंस कर पा रहा हूँ। और लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था ना पहले दिन, तो मेरा क्या था, मैं खड़ा हुआ बोलना स्टार्ट कर दिया जल्दी जल्दी, और अटक रहा हूँ मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ उसमें लाइक तेज से। हाँ, सिर्फ माइंड में ये हाँ, था कि वर्ड को रिप्लेस नहीं करना है, बस ठीक। मैं फोर्स लगा रहा हूँ। बट आज मैंने फील किया हाँ। कि मैं रोक पाया, बाउंस कर पाया, थोड़ा मुस्कुराया, थोड़ा मतलब आज मैं रिलैक्स था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये चेंजेस मैंने तो फील किया। तो मेट्रो में ये एक्टिविटी करने में लगभग कितने हफ्तों बाद आप एकदम नॉर्मल सा महसूस करने लगेंगे, आप कंफर्टेबल काफी हाई हो जाएगा? कितने हफ्ते लगेंगे आपको आ, अंदाजन? मैंने ऐसा कोई गोल नहीं बनाया है कि कितने हफ्तों में मैं नॉर्मल हो जाऊंगा या फिर फ्लुएंट हो जाऊंगा। मेरा गोल ये है कि आज मैंने क्या 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 चीज क्या क्या गलत की है, कल मैं उसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूं। जैसे आज मैं थोड़ा सा ठीक। अगर आई पे फास्ट हुआ तो कल मैं ट्राई करूंगा आई पे मैं प्रोलॉन्ग कर सकूं, थोड़ा सा ठीक है। मुस्कुरा सकूं। बस हमारा ये गोल है कि आज जो गलत किया उसे कल इम्प्रूव करना है, बस और कुछ नहीं, नहीं बहुत करना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। मगर मैं जानना ये चाहता हूँ कि मान लो 2 महीने बाद आपको मेट्रो एक्टिविटी में एकदम कंफर्ट आ जाता है, यानी आपको अब कोई चैलेंज नहीं रहा मेट्रो एक्टिविटी में। आप 2 महीने से आप जा रहे हैं दोस्त के साथ हफ्ते में 6 दिन, और खूब बातें कर रहे हैं अजनबियों से, वर्ड्स को बगैर सब्स्टिट्यूट किए बोल रहे हैं। तो 2 महीने बाद आपका जब कंफर्ट लेवल काफ़ी हाई हो जाता है मेट्रो में, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद लाइक मैं अभी ये भी कर रहा हूँ कि मेरी जो डिफिकल्ट सिचुएशंस है वो लिख रहा हूँ हम्म, कि हम्म, लाइक एक मेट्रो है, दूसरा रिलेटिव के सामने है। हम्म। तो अगर मुझे, हमारा ये भी पर्पज है कि अगर एक चीज में कंफर्ट आया तो हम दूसरी सिचुएशन को टैकल करेंगे, कि लाइक हाँ, तो रिलेटिव के अगली चीज साथ है। क्या होगी? अगली चीज क्या होगी मेट्रो के बाद? मेट्रो पे नहीं, ऐसा मैंने सोचा नहीं, पहला तो ये था इसे ही हाँ करेंगे, लेकिन हाँ अगली ये चीजें भी क्या हो सोचनी है। सकती है। हाँ, हाँ हाँ, सोचना अगली और लाइक प्लान ये हो करना सकती ये है कि चीजें भी। यस, हाँ क्योंकि करेक्ट। एक कहावत है, नथिंग हैपन्स विदाउट ए प्लान। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो अपने आप कुछ नहीं होने वाला। यस सर। ठीक है ना? तो प्लान करना है। ओके। सो एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे सर कि मेरा सबका एक सबका हाँ, बोलिए 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 संजय, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था
का क्वेश्चन था हम्म, कि अभी भी ना, लाइक क्या होता है कि जब मुझे ब्लॉक आता है हम्म। तो मैं रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को। जैसे मेरा यही होता है कि मैं रोकूं, देन जो पुल आउट उसे प्रैक्टिस करूं, बट मैं रोक नहीं पाता हूँ। तो लाइक आपको एडवाइस हो कि इस तरह बिट बाय बिट प्रैक्टिस करके आप रोक सकते हो। तो आपका ब्लॉक रुकता नहीं है ना, और ब्लॉक में आप चले जाते हैं, है ना? हाँ, ब्लॉक में जाता वो हूँ, रुकता नहीं, फिर ठीक क्या है। होता है कि तो अब मैं थोड़ा हाँ, पूछता हूँ जरा, अब मैं देखता हूँ कि बाकी लोग क्या सुझाव देंगे। तो कैन एनीवन एडवाइस हिम, ही इज नॉट एबल टू स्टॉप हिमसेल्फ इन द ब्लॉक, व्हाट शुड ही डू, व्हाट टेक्निक कैन ही यूज? आई डोंट लाइक यूजिंग वर्ड टेक्निक, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई एम सेइंग कि पिछले कुछ महीनों में बहुत सी टेक्निक हम लोग ने डिस्कस करी थी। तो अगर कोई अगर अपने आप को ब्लॉक में जाने से रोक नहीं पा रहा है, तो ब्लॉक पूरा होने के बाद उसे क्या करना चाहिए? बहुत बड़ा हिंट दे दिया है मैंने। रजत बोलिए, रजत। सर वहाँ पे कैंसिलेशन, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन आई राहुल, थिंक सर थोड़ा सा। राहुल आप क्या सोचते हैं? राहुल ने भी हाथ खड़ा किया था। सर हमें यहाँ पर जो है मोटर टेक्निक का यूज करना है, और उसके बाद जो जो है इसको फिर से कैंसलेशन से इसको रिपीट करना। हाँ बिल्कुल ठीक, आप दोनों एकदम सही बताया। तो संजय, यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप हकलाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, तो अब मत रोकिए, हकला लीजिए, हकलाने के काम को पूरा कर लीजिए। उसके बाद जब वो काम पूरा हो जाए, उसके बाद उसी वर्ड को दोबारा बोल दीजिए। इसी को हम कैंसलेशन कहते हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में एक बिगिनर के लिए पुल आउट करना नियरली इम्पॉसिबल है। यस, तो हाँ, पुल आउट करने से पहले उसको सीखना है कि हकलाने के बाद क्या करना है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं कभी टॉयलेट को फ्लश नहीं करता था। मैं जब छोटा था तो मेरे फादर ने पहली बार क्या किया, मेरे को पकड़ा, वापस घुमाया और कहा, देखो ये क्या है जो तुमने अभी भी किया है। क्योंकि मैं टॉयलेट यूज करता था, भाग जाता था बच्चों की तरह। तो मेरे फादर ने पहले काफी दिन तक सिर्फ एक ही काम किया कि मुझे भागने से रोका, और वहां पे ऐसे घुमाया, और देखो, अब देखो नीचे, देखो ये तुमने क्या किया है, कितना सुंदर लग रहा है, इसको देखो अच्छी तरह से। पहले उसको दिखाया मेरे को 5 6 दिन, फिर बोला अब इसको फ्लश करो। तो ऐसे करते करते बाद में मेरी हैबिट बन गई कि मैं जैसे ही टॉयलेट से उठता मैं फ्लश करता। तो इसी तरह से जो आदमी हकला के एकदम से भाग जाता है जान बचा के, पहला काम उसे ये करना है कि उसे रुकना है, और रुकना है, और उसी वर्ड को दोबारा बोलना है। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि वो हकला के भाग जाता है, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उसने क्या बोला। मगर हकलाने वाले को इससे कोई मतलब नहीं है, वो जान बचा के भागा जा रहा है, गड़बड़ सड़बड़ बोल के भाग गया वहां से वो। तो उसका पहला काम जो है, स्टेप नंबर 1 ये है कि स्टॉप देयर एंड से द वर्ड अगेन, सो दैट योर ऑडियंस इज इन नो डाउट कि आपने क्या बोला। तो अगर मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ कि कल मैं 11:30 की फ्लाइट से आ रहा हूँ, तो एकदम जब नौसिखिया होता है वो ऐसे बोलेगा, मैं कल आ रहा हूँ, 9 बजे आ रहा हूँ करके मैं फोन काट दूंगा। ठीक है। और उसके बाद जब 11:30 बजे जब फ्रेंड नहीं आएगा लेने, तो मैं उसे गाली भी दूंगा कि मैंने बताया था फिर भी नहीं आया, जबकि दोष दोस्त का नहीं है, उसको तो समझ ही में नहीं आया कि मैंने क्या बोला है। तो इसलिए पहला धर्म हमारा है, पहला धर्म, कि हम कैंसलेशन करना सीखें, यानी हकलाने के बाद रुकें, सांस लें, और उस वर्ड को दोबारा बोल दें। और इसी के लिए जो है स्टॉप एब्रीविएशन है। ठीक है, स्टॉप के बारे में पूछूंगा भी 1 2 लोगों से मैं। तो पहले तो अभी आप संजय इतना जरूर कर सकते हैं कि अभी आप अपने इस हकलाने को बदल नहीं सकते। अभी आपने खुद ही बोला कि मैं हकलाने को रोक नहीं पा रहा हूँ, यानी कि अभी आपका उसके ऊपर जोर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो ठीक है आप हकलाइए। मगर जब हकलाना खत्म हो जाए, तो आंखें खोलिए, सांस लीजिए, और उस वर्ड को दोबारा बोल दीजिए, यूजिंग ए टेक्निक और इवन विदाउट ए टेक्निक। कैसे भी हो दोबारा बोल दो, और दोबारा डेफिनेटली यकीन रखो कि वो वर्ड ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा स्पष्ट रूप से बाहर आएगा। उससे कम से कम सामने वाले को पता चल जाएगा कि
आपने एक्चुअली क्या बोला है, वो वर्ड क्या है। कुछ महीने तक ये करो, उसके बाद फिर रजत से संपर्क करना, वो तुमको पुल आउट सिखा देगा। क्योंकि जिसने कैंसिलेशन कर लिया है कुछ हफ्ते कुछ महीने, वही पुल आउट कर पाएगा। क्योंकि पुल आउट के लिए फिर और हायर लेवल का कंट्रोल चाहिए, आपको हकलाने के बीच में ही पुल आउट करना है। So that kind of control will not come straight away. That will come only when you have practiced cancellation for at least 2 to 3 months regularly. ये करना है। अच्छा, अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि some of you were consistently and regularly participating. Some of you were not able to do that. That is totally fine. अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं उसके लिए कि हाय मैं भागा, मैंने TOPG पूरा नहीं किया। नहीं, ऐसा मत सोचना। We don't want to create more complications for you than the complications which are already in your life. पहले से बहुत सारी मुश्किलें हैं, तो उसमें ये ऐड मत कर लेना ये फ्रस्ट्रेशन कि मैं TOPG नहीं कर पाया, क्योंकि TOPG भी वो बहुत बार होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि TOPG की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग TOPG के बाहर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, so that compensates for your lack of participation here. जैसे राहुल जो हैं वो हैंगआउट बहुत सारे ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और जब भी मैं देखता था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि ठीक है, कोई बात नहीं, TOPG में नहीं आया राहुल तो कोई बात नहीं, पर कम से कम हैंगआउट तो कर रहा है। क्योंकि TOPG में हम ये तो सिखा रहे हैं कि बी मोर प्रोएक्टिव, ऑर्गेनाइज हैंगआउट्स, लोगों से बातें करो। तो इसलिए रिलैक्स, चिल, क्योंकि अभी बहुत से मौके मिलेंगे ऐसे। और पूरे तीसरा में जो है ये बहुत सी चीज़ें हम लोग बार बार इतनी बार बता चुके हैं कि कैंसिलेशन पुल आउट के बारे में आपको TOPG के बाहर भी बहुत से लोग बताने वाले मिलेंगे, जो जिन्होंने पहले सीखा हुआ है, जो आपको बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। सो डोंट वरी। बट हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कंटिन्यू योर जर्नी, डोंट स्टॉप। अपना ये जो एक्सप्लोरेशन जो है, ये जो अपने आप को चैलेंज करने की जो प्रक्रिया है, इसको बंद मत होने दो, इसको जारी रखो। TOPG के आगे भी, TOPG के अलावा भी, तीसा के बाहर भी, तीसा के अंदर भी, ऐसे बहुत से मंच मिलेंगे। ओके, सो नाउ लेट मी गेट क्विक फीडबैक फ्रॉम सागर मोती वाले। सागर, आपका फीडबैक क्या है TOPG को लेके? सर एक्चुअली मेरा बहुत मन था कि TOPG ज्वाइन करने का, तो आई हैव रिक्वेस्टेड ध्रुव टू प्लीज ऐड मी इन TOPG बिकॉज मैंने जब टीसा ज्वाइन किया था 1 ईयर बिफोर, तो मैंने लाइक बुक तो किया था चालू, पर मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। Yeah, and if I talk about the feedback, like my journey was very good in this last 3 to 4 months. Like I have seen the massive change in myself. जो मैं वीडियो शूट करता था और यूट्यूब पर अपलोड करता था, तो मैंने देखा कि लाइक मेरा लास्ट वीडियो कैसा था और रिसेंट वीडियो में क्या ऐसा चेंज है। तो आई हैव लर्न फ्रॉम लाइक शूटिंग द वीडियोस, एंड ऑल्सो nowadays I also try to use the pull out and cancellation in public places, और मैं अभी भी ट्राई करता हूँ लोगों को एजुकेट करने के लिए, सॉरी, लाइक आई ट्राई टू एजुकेट people about stammering. Most of the people don't have time to listen me. So at that time मैं अपने आप को बोलता हूँ कि this guy might not be much more educated, Sagar, let him go. So I try to calm my own self by saying he is not educated to understand me. So let him go. Sagar, I remember once you spoke to one of your professors. I think you did a stammering interview with them. So I want to know, have you Yes. done something like that again after that? Sir, actually, I have like went to him. I have did volunteering stuttering on Go 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 Good Morning,
And after a few days, I have met one of my old professor. He had came back to college. I was just passing from the staircase. I had stutter very severe on Hmm. good morning. So after a week, I went to him Hmm. and I said him, sir, I want to talk something to you. Hmm. So he said like, meet me after an hour. So I went to him. I said him, sir, I want to say good morning to you again Hmm. 5 times by proper eye contact. तो मैं जाके उससे गुड मॉर्निंग बोला और मैंने Hmm. लाइक कैंसलेशन भी यूज किया. Hmm. So he said me like what was the reason behind it. Hmm. So I explained him Hmm. if I haven't done this like saying 5 times good morning, Hmm. Hmm. so next time ever we meet, तो मेरे माइंड में वो थॉट वैसे ही रहेगा कि जब भी मैं आपसे मिलूं तो मैं स्टटर हो ही जाऊंगा. So I said him this was something reverse psychology you would not understand, but my therapist have suggested me to do such things. Uh, Very good, Sagar. Wonderful. So keep on doing these kind of things on your own, beyond TOPG also. Um, so thank you so much. Now let me quickly Sir, go over to, बोलिए. Yes, go on, Sagar. yeah, and like in last month, on every weekend, like from Mumbai SSG, we were going to our city mall. Like we have even made so many new stranger friends in the mall. Like nowadays, if we pass from that shop or store, so they like say me, I like वो सामने से बोलते हैं कि कैसा है. Like they know to us right now because we have spoke with them and they are now too much friendly with us and we have even made new friends. Have you spoken We to like have you spoken to any girl about stammering? sir, yeah, here's a short story. In the mall, like near to SHG, I have talked to one of the girl. She was like, I think, sales executive in one of the shop. I think her name was something Sindhu. So I have started the conversation with him about interviewing her about stammering. So after the saying this all the questions, so she also said me like her mama also used to stammer and he still stammers. So I would suggest him to go to like to join TISA. Right. Yeah, and like a conversation almost went to I think for 45 minutes. Yeah. Good, very good, very good, wonderful. Very good, Sagar. So I'm very happy that you're exploring on your own. Good. So can I have now quick feedback from Vikas about TOPG? Anything more we need to do, or things we should keep in mind when we start the next TOPG? Over to Vikas. Uh, Thank you, sir. So, firstly, thank you for giving the chance. And the one thing I am realizing being in TISA is कि जब भी मैं ये सोचता हूँ कि मैंने स्टैमरिंग के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, then I get a slap कि अभी अभी ये कुछ नया है, ये कुछ नया है, ये कुछ नया है. तो फिर दैट्स व्हाई आई मतलब आई जस्ट recall the famous quote of Socrates, like that I keep on quoting. The wise man is he who knows that he knows nothing. तो तो इसलिए मुझे ये चीजें टिसा में काफी सही लगती है कि हमेशा ये वाला माइंडसेट रखा जाए ना कि हम कुछ जानते नहीं हैं और
दोनों कान खोल करके सुनते रहे और अपने बायसेस को चैलेंज का करते रहे, तो हम काफ़ी बेहतर वे में समझ सकते हैं। वरना तो मुझे लगता है कि एक दो मेट्रो एक्टिविटी करने के बाद हम ये सोचने लग जाते हैं कि अब तो हम ही शहंशाह हैं। हाँ, तो सही तो बात है। तो सेम थिंग विद टीओ पीजी एज वेल कि आई माई belief in acceptance and working on stammering mindset got stronger. So, like anything that we discussed in detail, तो यही पॉइंट सामने निकल रहा था कि हाउ कैन वी accept ourselves better and work on stammering mindset. तो ये मेरा एक बिलीफ और गहरा हो गया। और और एक पॉइंट मेरा ये था कि मैं मोटे मोटे लेवल पर तो ये बोलता था, समझता था कि एक्सेप्टेंस है, लेकिन जो दिनचर्या की जो छोटी छोटी चीजें हैं, जहाँ पर माइंड ज़्यादा माइंडफुल नहीं था, वहां पर माइंडफुली नहीं था, तो बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशन भी नहीं था कि हमने स्टैमरिंग को एक्सेप्ट किया है या नहीं। तो वो चीज़ें टीओपीजी में सीखने को मिली। जैसे सेल्फ डिस्क्लोजर एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो सीखने को मिली। एंड तो उस एक चीज़ से ये रियलाइज हो जाता है, यदि आप हर एक नए व्यक्ति के सामने, जिसको आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, जो आपको नहीं जानता है, यदि ये बोल दो कि आई स्टैमर, तो फिर आपका एक्सेप्टेंस लेवल काफ़ी सही पॉइंट पर पहुंच गया है। वो काफ़ी हार्ड रहता है। तो एक ये चीज़ें सीखने को मिली। और जो टेक्निक्स के बारे में भी, कि हमने जिन टेक्निक्स के बारे में सीखा, समझा, प्रैक्टिस किया, तो ये पॉइंट कि हर एक टेक्निक ही वॉलंटरी स्टैमरिंग है, तो क्योंकि हम जानबूझकर वैसा बोल रहे हैं। और ये यदि हम वो जानबूझकर जितना टेक्निक में बोलेंगे, मतलब हम अपने स्टैमरिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वी आर गेटिंग comfortable in using techniques or doing voluntary stammering। तो और एक्सेप्टेंस मतलब कैसे छोटी छोटी चीज़ों में लाया जाए वो सीखा, और वो कैसे किया जाए वो भी। और तो हाँ, मतलब अभी टीओ पीजी से ये चीज़ें पक्का हो गया है माइंड में कि दोनों कान खुले रखने हैं, कभी भी उड़, उड़ना नहीं है। ज, जमीन पर रहना है। और हम तभी और सीख सीख सकते हैं और खुद की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच। आई टोटली सपोर्ट एवरी वर्ड विच यू सेड। तो अभी टीओपीजी के बाद क्या होने वाला है थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ मैं। हालांकि नेक्स्ट मंडे मीटिंग में डॉक्टर अमित बजाज समझाएंगे ये बातें, मगर बेसिकली प्लान ये है कि ये 6-7 लोग जिन्होंने पुल आउट कैंसिलेशन खूब अभ्यास कर लिया है, इनके साथ वो जो है वो इनको वो पेयर में बांट देंगे, और दो दो के ग्रुप में एक हफ्ते में एक दिन उनके साथ उनका 1-to-1 सेशन होगा, जहाँ पे ये लोग जो हैं, ये दो स्टूडेंट जो हैं वो लाइफ चैलेंजेस या क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। एंड डॉक्टर अमित विल
ऑफर ए कस्टमाइज्ड आंसर टू दैट, कि ये प्रॉब्लम में ये किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, ये सब चीज़ें, मतलब 1-to-1 काउंसलिंग, मोर फोकस्ड ऑन डे टू डे चैलेंजेस एंड सिचुएशंस। इसको कहते हैं ट्रांसफ़र मतलब टीओपीजी क्लास में आपने जो कुछ सीखा उसको बाहर की दुनिया में कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, उन स्किल्स को उन्हें वहाँ पे कैसे लागू किया जाए, ये इसको ट्रांसफ़र बोलते हैं आमतौर पे स्पीच थेरेपी की ज़ुबान में। तो वो आइडिया है कि टीओपीजी हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हाउ डिड कैंसिलेशन गो विद द बॉस, या हाउ डिड कैंसिलेशन गो एट द टिकट काउंटर, वहाँ पे हम क्या कर सकते थे, वहाँ पे हमें और क्या करना चाहिए था। तो इस किस्म का जो है 1-to-1 काउंसलिंग का प्लान है। तो हफ्ते में अगर वो 3-4 दिन देते हैं तो 2-2 के जोड़े अगर हम बनाते हैं तो 3-4 दिन में जो है वो सबकी बारी आ जाएगी। और इस तरह से जो है 2-3 महीने ये करने के बाद देन अगेन हम लोग टीओपीजी का अगला सत्र शुरू करेंगे थोड़े गैप के बाद। तो ये प्लान है। तो मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हिस्सा लिया और पार्टिसिपेट किया। एंड आई ऑल्सो वांट टू गिव ए बिग थैंक्स टू ध्रुव फॉर टेकिंग केयर ऑफ द ओपन मूव क्योंकि बहुत से लोग जिनको हम इस ग्रुप में नहीं ले पाए वो ओपन मूक में रहे और ध्रुव ने और दीपिका ने उन लोगों को accompany किया, उनको सपोर्ट किया। That was a big thing. So Dhruv, you want to share something about that other group? Yes, actually, in the beginning, I was quite kind of involved in that, but then I got busy as well. So then Deepika and Manoj also like kind of took over that. I'm sorry, Manish kind of like began to host sessions as well. So yeah, that's going on as well. It's not so organized and structured as this course right now. But yeah, it's going on, and I kind of think that we like should give every e- everyone everyone the opportunity if they want to better better themselves and grow, then yeah, we should give them the opportunity as well. So I think seeing how we can include more people in trainings, I think can be something we can think about for future. No, definitely. This other open MOOC, we will give them priority whenever we start next TOPG. And I totally agree with you that everybody should be given this chance. And we'll continue doing TOPGs 5, and I'm quite sure that I'll hit the century with all my senses fully functioning. So we'll do a lot of TOPGs. We'll continue doing them. And so thank you so much, Dhruv, for support. And thank you everyone, Rajat, Arjun, Sanjay, Sagar, Sanjay Kushwaha, Vikas, Dhruv, all of you. Big thanks to all of you. Does anyone want to say anything or share anything? Sir, Yeah, Vikas has raised hand. Vikas, and then I'll come to Sagar. Yes. Go on, Vikas. sir, I was thinking this, like, say by some MOOCs that I like some MOOCs that I have attended, main from technical side. So in which they are doing like this also, that there's a recorded lecture of a professor and then a Q&A or practice session. So Yes. we can do this thing as well, like, to give the benefit of TOPG to more people. Like say, we can have a continuous practice session where we can say, this week you can watch the TOPG video once, and then we will have the practice session and a Q&A session then. So as a lounge is a daily meeting, then
lounge may be used for that any one day in a week or 2 days in a week. So means like the theory knowledge they can get from the recorded videos, and then there can be live practice sessions like that. Right. Yes. Yes. Yeah. That's a good idea. And I just wanted to say this thing that we always have to strike a balance between making TOPG or MOOC too academic, where you have to just watch a lecture, read something, and on the other hand, it has to be a behavioral challenge also. That every time people get together, they get done something behaviorally challenging. So, for example, Rahul is organizing a lot of lounges. So he can announce in advance that in next lounge, you must come with one family member. So that when they invite a family member, then their level of acceptance will go higher. In the same way, he can announce that, okay, tomorrow in this, come to this lounge, having made a 60-second clip of you talking to a sabji wala or you talking to a family member. Because unless we have this behavioral challenge built into our training methodology, our MOOC will simply become an academic course, online academic course, which is which is which is famous only for being free. सब कुछ फ्री है आ जाओ लेक्चर देखते रहो पढ़ते रहो डबल पीएचडी बन जाओ मगर कभी पड़ोसी से बात मत करना आ जाएगा पड़ोसी तो तो ये बिल्कुल मतलब डॉक्टर अमित बजाज के बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग ए लॉट फ्रॉम डॉक्टर अमित बजाज and we are very lucky that he is working with us. So we can always request him to record his lectures, but at the same time we have to counterbalance it by forcing people to do something behaviorally challenging and then come back for the academic inputs. तो ये करेंगे हम लोग धीरे धीरे. I mean all these ideas are floating around in TOPG, in TISA, and we'll keep on making use of these ideas. But all of you who are conducting lounge and all these activities like Rahul, keep this in mind that people joining lounge and talking a lot of good ideas is good but not enough. Good but not enough. And one challenge could be because otherwise what is happening, stammerers are educating other stammerers. हकले हकलों से बातें कर रहे हैं ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कोई चैलेंज नहीं है इसमें मगर जब हकलाने वाले जो अपने फैमिली मेंबर को बुलाते हैं जो नहीं हकलाते हैं then that is a challenge. If I have to bring my brother or sister who don't stammer कि यार आ जाओ थोड़ा बैठो जूम मीटिंग में मेरे साथ, तो I have to make them understand कि why I am inviting them to come and sit in the Zoom meeting with me. How does it benefit me? How does it benefit them? ये सारी बातें उनको समझानी पड़ेंगी. तो ये थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखना जब भी कभी आप मूव करते हो, मतलब लॉन्च करते हो या कोई गेट टुगेदर एक्टिविटी करते हो, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो. क्योंकि फिजिकल एसएचजीज में तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं. पीपल हु आर लीविंग देयर होम एंड गोइंग just a second. Hi, look, just give me 2 minutes. I'm winding up the meeting, huh? I'm winding up the meeting in 2 minutes. ठीक है? ओके ओके ओके, फिर मैं नीचे आता हूँ. यस, गो ऑन. हाँ बोलिए सागर, बोलिए. Sir, actually, I have one question. I am हाँ. finding some difficulty. Whenever I start speaking, so at that time I am calm. But suppose my
conversation goes very long. So I feel like very, you can say the energy is almost low. मैं एकदम थका हुआ फील करता हूँ तभी. So I start to stammer at that moment. So is there any way to like overcome this? Sagar, these are the questions. Sir, actually your video has That like hang. okay. Can you hear me? Are you able to hear me? Yes, yes. Now is Okay. it audible? Okay. So one thing I can say that energy level for every one of us keeps varying throughout the day. For example, I feel high energy in the morning, but towards the end of the day, I am also not in a mood to talk too much with anyone. And so one has to keep in mind that energy level will naturally go up and down. And sometimes you can plan your activities accordingly. For example, Vikas Ranga can have his business meetings planned in the morning if he feels high energy in the morning. He can choose to have his business meetings in the morning, not in the afternoon. But sometimes we don't have that freedom. Sometimes we have to just talk to people whenever they come to us. Then you have to, just collect yourself, become more alert. Uh, Other thing which you can do is to take couple of deep breaths to energize your body. Kapal Bhati. You can try a little Kapal Bhati before you talk to people consciously, and the bottom line, no excuse to stop communicating. ठीक है. So try these ideas Okay, and sir. try these ideas. Deep breathing, rapid breathing. एक होता है very slow breathing which calms you down. दूसरा होता है rapid breathing that energizes you. And this is called Kapalbhati. There are many types of Kapalbhati. You can try some of those which don't look so obvious, which you can do quietly on the side, and then talk to the people. And even if you stammer, you have to continue talking. I mean, that is the one rule which you should never forget. That is, stammering is no excuse to stop living, to stop talking, to stop dreaming, to stop being ambitious. Stammering is no excuse for that, Hmm. right? Yes. Okay, so guys, Yes, I've sir. got to go now. Thank you. So I will hand it over to Vikas, and you all, if you want to talk, you can talk further. But can I leave now? Okay, thank you, Vikas. Thank you. Bye, sir. So sounds good everyone. यदि कुछ और पॉइंट है तो आप शेयर कर सकते हैं, वरना हम इन यादों के साथ अल, अलविदा बोलते हैं. आप सभी से हम जयपुर एनसी में पक्का मिलेंगे, और वहाँ पर हम अपने हकलाने के साथ और शरारतें करेंगे. अच्छी अच्छी वाली. तो एनसी में वी विल डू सम स्टैंड अप कॉमेडी. सभी लोग तो कुछ लाइक स्टैंड अप कॉमेडी वाला लगते हैं अच्छा. तो इसलिए सोच करके आइएगा. एंड कोई और कुछ बोलना चाहता है तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज हम मीटिंग को रैप अप कर सकते हैं. हाँ जी संजय जी. मैं सर यही बोलना चाहता था कि ये पीओपीजी ने क्या माइंडसेट चेंज कर दिया स्टैमरिंग को लेकर. जो पहले जो परसेप्शन थे स्टैमरिंग को लेकर वो कहीं ना कहीं चैलेंज हुए हैं. और मेरे केस में मैं बहुत हद तक विक्टिम मोड में रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि आप बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हैं स्टैमरिंग के साथ. नहीं, एग्री एग्री. ये 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 अपन को वी शुड रिकमेंड इट टू ऑल. तो जैसे आप मतलब राहुल, आप और रजत,
थोड़ा ये लीड ले सकते हो कि लाउंज में भी कैसे टीओपीजी से जो सीखा है वो यूज किया जाए और बाकी लोगों को दिया जाए। तो आप ये अपनी नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि जितना बांटोगे उतना ही ज्यादा ग्रहण होने वाला है। या श्योर सर। मेरा सर एक एक लाइन में कुछ बोलना चाहूंगा। इस पीओपीजी की जर्नी में जो मैंने चीज सीखी, जो कि मैं पहले मूव कर चुका था, बट अभी जो था एक, वो कोड टाइप्स ऑफ सेम थे। तो न्यू चीज थी वो ये था बिहेवियर, मेरे माइंड से थिंकिंग प्रोसेस वो चेंज आया कि डेली प्रैक्टिस थे, और जो लॉन्ज में काफी इम्पोर्टेंट है। सो मैं एक लाइन ये बोलना चाहूंगा कि जो बिहेवियरल चेंज है, हम जहाँ पे भी अपना चेंज करना चाहते हैं, चाहना और करना, उसमें एक डेली प्रैक्टिस से ये हो सकता है। मतलब चाहे वो जनरल राइटिंग हो, चाहे वीडियो, डेली वीडियो प्रैक्टिस हो, क्योंकि अब आपने यदि सोच लिया है कि 3 मिनट बोलना ही है, तो आप बोलोगे, फिर आप रुकोगे नहीं। तो डेली बेसिस पे करना अ, एक एक यही वो चीजें जो चेंज ला सकती है। सो थैंक यू सर। थैंक यू रजत। तो सागर के पास जाने से पहले मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूँ कि रजत को देख कर वो थ्री इडियट्स का डायलॉग याद आ जाता है कि जब जब दोस्त फेल हो तब दुख होता है, जब दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और भी ज्यादा दुख होता है। Rajat was like first in each semester. तो चलो अभी सागर के पास चलते हैं। सो गाइस, लाइक अब ये जो मेरा जर्नी था थ्रू आउट 4 months ऑफ टीओपीजी, लाइक आई थिंक मैंने एक ऐसा कॉन्फिडेंस गेन किया है, लाइक आई कैन स्पीक टू एनी स्ट्रेंजर। मैं जब भी पहले स्कूल में था, एक इन माय 10th standard, I have passed out my like almost junior KG to 10th standard from boys school. I have even completed my 11th 12th from boys school, and like currently अभी मैं graduation कर रहा हूँ in 3rd year. I'm from mechanical department. So I don't know you know this or not, guys. Like mechanical में like girls का ratio कम रहता है as compared to boys. So still I am in the boys zone. So it was not easy for me to go and talk to girls or even like strangers. But after being a member of POPG, like I start my day by speaking with strangers, और मैं खुद को ऐसे टास्क असाइन करता हूँ कि आज कुछ भी हो जाए, मैं छः छः बंदियों से बात करूंगा और 5 बंदों से बात करूंगा। सो दिस इज माई लाइक डेली साइकिल कि बात करना ही है टू गेन सम एक्सपीरियंस। Thank you Sagar for sharing. And और कोई कुछ एनीथिंग बोलना चाहता है? नहीं तो we can wrap up the meeting. Okay, sounds good everyone. Thanks for joining it. तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। राहुल जी के पीछे पीछे एक बच्चा अ, अ, राहुल जी की अकलाहट के मजे ले रहा है। ध्रुव, डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग? No, nothing in particular. I, I was just watering my plants.
in the balcony. Yeah. So everything is looking good. The Bengan and Meiji and everything is looking nice. That's all I want to share right now. Okay, great. Yeah. Sounds good everyone. फिर मिलते रहेंगे. अ, Okay. सर Rajat, Bharat, Rajat. हाँ, मैं एक लाइन ये लास्ट में ही बोलना चाहूंगा। इस टीओपीजी कोर्स को करने के बाद मेरे माइंड में स्टेमिना को लेकर या माइंडसेट को लेकर जो मैंने सोचा था कि मुझे हकलाने के बारे में सोचना ना पड़े, तो उसके बारे में कोई भी रिग्रेट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अभी ये है कि जो रिग्रेट वाली जो चीजें थी वो अलग हट गई। सो मतलब स्टेमरिंग वाला जो कंसेप्ट है वो न्यू, जैसा कि आपने बताया कि हम हवा में उड़ जाते हैं, तो वो एक मतलब होता, मतलब काफी बार जब हम कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं तो हो जाता है। बट ओवरऑल जो रिग्रेट या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ओवरऑल सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। बस प्रैक्टिस की देर है जो अदर प्लेटफॉर्म पर करेंगे तो उतनी ज्यादा हेल्प होगी हमारी इंडस्ट्री। थैंक यू सर। Thank you, Rajat for sharing. So, yeah. कौन रजत को जूनियर सचिन सर बोलना चाहता है? विकास सर, एक दिन है ना मेरी राहुल जी से बात हो रही थी, तो मैंने उनको बोला था कि रजत जी तो पोस्टर बॉय ऑफ टीचा लगते हैं। एग्री हाँ, साहब, एग्री। या सही बात है. तो इसलिए रजत तो एक एक मीम सीरीज स्टार्ट किया जाए कि कौन कौन रजत पर सबसे ज्यादा मीम्स बनाता है. सही है यार. इट वाज रियली नाइस मीटिंग एंड बातचीत करके काफी मजा सर, आया. एंड में उससे पहले एक चीज और शेयर करना चाहूंगा मैं। मैंने जब ये टीसा ज्वाइन किया था तो लॉन्च मीटिंग होती थी। तो लॉन्च मीटिंग में आप ब्रेकआउट रूम में होते थे और कई बार मुझे होस्ट बना दिया करते थे। तो मन में मैं सोचता था कि आज ये कहीं मेरे ब्रेकआउट रूम में ना हो और कहीं मुझे होस्ट ना बना दे, और ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। हालांकि वही चीज मुझे बहुत हेल्प की। तो थैंक यू वेरी मच सर उसके। थैंक यू. अभी ना, अभी जैसे आपने मुझे गालियां दी थी, वैसे बहुत सारे लोगों से खुद भी गालियां खानी है. ओके, चलो एवरीवन, मिलते हैं फिर. काफी काफी बढ़िया लगा बातचीत करके. आप सारे लोगों से मिल के मेरा भी थोड़ा ह्यूमरस साइड जग जाता है. थैंक्स जगाने के लिए. चलो मिलते हैं फिर. नाइस, बाय. Thanks, guys. Bye.